हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था प्रसिद्ध तालाब है राजस्थान में, प्रसिद्ध झीलें हैं, प्रसिद्ध बावड़ियां हैं, वो हमारा टॉपिक चल रहा था। तो कुछ एक हमने बात कर भी ली थी, कुछ एक बात हम आज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखें तालाब शाही झील। झील पढ़ चुके हैं हम कि झीलें क्या होती हैं, गहरी होती हैं, तालाब ज्यादा गहरे नहीं होते। और बावड़ियां क्या होती हैं? वे कुएं होते हैं जिनमें क्या हो, नीचे जाने के लिए क्या हो, सीढ़ियां बनी हो। तो देखिए, आज लिखें तालाब शाही झील। स्टार्ट करें लिखना। सबसे पहले तालाब शाही लिख लीजिए। तालाब शाही क्या है? झील। तो लिखिए तालाब शाही झील। कहाँ? बसेड़ी धौलपुर। तो लिखिए बसेड़ी धौलपुर। बसेड़ी धौलपुर। तो बसेड़ी धौलपुर क्या है? जो तालाब शाही झील है ना, उसका स्थान है बसेड़ी। तो लिख लीजिए बसेड़ी धौलपुर। तो देखिए, अगर हम इसमें विशेषताओं की बात करें तो इस झील के किनारे क्या है, 1617 में जहांगीर के जो मनसबदार थे ना, सालेह खां, उन्होंने खुर्रम के लिए क्या बनवाया था? एक महल बनवाया था। तो ये बात हम नोट करेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे कि झील के किनारे 1617 ईस्वी में, ईस्वी है 1617, तो लिखें इस झील के किनारे, लिखिए इस झील के किनारे, किनारे कब? 1617 ईस्वी में। किसने? तो लिखे जहांगीर के मनसबदार। किसके मनसबदार है? जहांगीर के मनसबदार सालेह खां ने। तो लिखे सलेह खां भी नाम आ जाता है, सालेह खां भी नाम आ जाता है। तो सालेह खां ने क्या बनवाया और किसके लिए बनवाया? तो खुर्रम के लिए एक महल बनवाया। तो लिख लीजिए खुर्रम के लिए, खुर्रम के लिए एक महल बनवाया। इसमें यही नोट करेंगे, सिर्फ एक ही बात नोट करनी है। तालाब शाही झील बसेड़ी धौलपुर में क्या नोट करेंगे? तालाब शाही बसेड़ी धौलपुर में। तो इसमें ये नोट करें कि झील के किनारे 1617 ईस्वी में जहांगीर के मनसबदार सलेह खां ने खुर्रम के लिए क्या बनवाया? एक महल बनवाया। आगे देखिए, तो नेक्स्ट लिखेंगे हम अगली झील के बारे में, यानी राजस्थान की बावड़ियां यानी कि कुंड के बारे में लिखें। तो बावड़ियां समझ में आ गई, जिसे समझ में ना आई हो वो लिख भी सकता है। लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं, पूछी नहीं जाती। बावड़ियां क्या होती है? इनकी पानी में इकट्ठा किया जाता है और पेंदे तक, यानी कि इनका ये पेंदा है तो यहाँ तक क्या बनी होंगी? इसमें सीढ़ियां बनी होती हैं, इसीलिए इसमें यानी कि वर्षा का पानी इकट्ठा होगा वो तो कुंड हो गया, जिसमें सीढ़ियां हो गई वो क्या हो गई? बावड़ी। और तालाब क्या होगा? तो हम लिखेंगे अलग अलग, बावड़ी क्या है, कुंड क्या है, तालाब क्या है, जोहड़ क्या है, टांका क्या है, कुआं क्या है, ये सारी बातें हम लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी हमेशा के लिए याद रह जाए फिर। तो लिखें, सबसे पहले बावड़ी लिख लीजिए, बावड़ी। पहले देखेंगे बावड़ी क्या होगी। तो लिखें इनमें वर्षा के पानी का संग्रह किया जाता है। लिखें इनमें वर्षा का जल, इनमें वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण में किया जाता है तथा पेंदे तक पहुंचने के लिए क्या बनी होती हैं? सीढ़ियां। तो लिखें तथा पेंदे तक पहुंचने के लिए, पेंदे तक पहुंचने के लिए, पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। तो देखिए, इनमें वर्षा जल संग्रहण किया जाता है और पेंदे तक पहुंचने के लिए क्या बनी होती है इनमें? तो नीचे यानी कि पेंदे तक
कोई जाए तो आराम से जा सकता है। क्या बनी होती हैं? सीढ़ियां बनी होती हैं। तो आगे लिख लीजिए कुंड। बात करें अगर कुंड की, तो कुंड कौन सा होगा? इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। लिखें, इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। इकट्ठा होता है तो हो गया कुंड। क्या होगा? वर्षा का पानी इकट्ठा होगा। तालाब, वो नोट कर लो, तालाब। तो देखिए वर्षा का पानी तो इकट्ठा होता ही है, और ऊपर से क्या होता है? खुला, यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या होती है तालाब की? ज्यादा होती है। तो ये बात लिख लो, इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। लिखो, इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। इकट्ठा होता है। तो वर्षा का पानी इसमें इकट्ठा होता है, और इसके क्या होता है? ऊपर से क्या होगा? खुला होगा। लिख लीजिए, ऊपर से खुला होता है। ऊपर से खुला, ऊपर से खुला होता है। लंबाई और चौड़ाई अधिक होती है। तो लिख लीजिए लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? ज्यादा होगी। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई अधिक होती है। तो बावड़ी देखिए, इसमें वर्षा जल संग्रहण किया जाता है तथा पेंदे तक पहुंचने के लिए क्या बनी होती हैं? सीढ़ियां बनी होती हैं। आगे देखिए कुंड। तो इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। कुंड में क्या होगा? वर्षा का पानी इकट्ठा। और तालाब, तो इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, और ऊपर से क्या होगा? खुला। ऊपर से होगा खुला, और लंबाई और चौड़ाई ज्यादा होगी। तो बात समझ में आ गई इतनी? आगे नेक्स्ट लिखिए, एक टांका भी होता है, जोहड़ भी होता है। तो लिखें, जोहड़ लिख लीजिए पहले, जोहड़। जोहड़, तो देखिए ऊपर से खुला होता है, और क्या होगा? वर्षा का पानी इकट्ठा। और गहराई क्या होती है? चोपड़ों में। और इसके चारों ओर क्या लगी होती है? यानी कि इसके तो चारों ओर क्या होती है? सीढ़ियां होती हैं। तो लिख लीजिए, ये ऊपर से खुला होता है। यह ऊपर से क्या होता है? खुला। तो लिख लीजिए, यह ऊपर से खुला होता है। इसकी गहराई चोपड़ों में होती है। किस साइड? चारों ओर। तो इसके चारों ओर सीढ़ियां बनी होती है। लिखें, जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। इसके चारों ओर सीढ़ियां लगी होती हैं। सीढ़ियां लगी होती हैं। नोट कीजिए साथ साथ। तो देखिए ऊपर से खुला होता है, और इसमें क्या होता है? वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। इसके चारों ओर क्या लगी हैं? सीढ़ियां लगी होती हैं। किसके ऊपर? जोहड़ के। तो जोहड़ जो है ऊपर से खुला, और इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, और चारों ओर क्या बनी होती है? सीढ़ियां, यानी कि नीचे जाने के लिए। आगे लिखे टांका। तो बात करते हैं टांका की। तो देखिए वर्षा का पानी तो इसमें भी इकट्ठा होगा, और ये क्या ऊपर से यानी कि एक टंकी जैसा बना होता है, यानी कि कुंड इसे बोल सकते हैं। और जयगढ़ दुर्ग यानी कि जयपुर में न टांकों के लिए जो प्रसिद्ध है। तो ये बात लिख लीजिए आप। लिखे, इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। लिखे, इसमें
वर्षा का पानी, पानी इकट्ठा किया जाता है, वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है और यह घर में बनी टंकी के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? तो अपने घर में टंकियां नहीं होती क्या, उसके जैसी इसकी बनावट होती है। तो जयगढ़ दुर्ग जयपुर जो है टांकों के लिए प्रसिद्ध है। लिख लीजिए जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। स्थान लिख लीजिए जयपुर। किसके लिए? टांकों के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। तो देखिए यह ऊपर से क्या होता है, खुला होता है जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। इसके चारों ओर क्या लगी होती हैं? सीढ़ियां लगी होती हैं। टांका देखिए, तो टांका के इसमें वर्षा का पानी क्या होता है? इकट्ठा किया जाता है वर्षा का पानी। और जयगढ़ दुर्ग जो जयपुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? टांकों के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखें कुआं। तो कुआं रह गया, और तो लिख लिया हमने। कुएं की बात और कर लेते हैं। तो गहराई क्या होगी कुएं की? अधिक। और क्या होगा इसमें? यानी कि जमीन के अंदर से इसमें पानी आता है। तो लिखेंगे कुआं। और कुएं में भी जो विशेष कुआं है उसकी बात करेंगे। तो लगा लीजिए कुआं, कुआं लिखें। तो देखिए इसकी गहराई क्या होगी? अधिक होगी। और पानी किस में से आता है? जमीन के अंदर से आता है। तो लिखिए इसकी गहराई अधिक होती है, इसकी गहराई अधिक होती है, अधिक होती है, इसकी गहराई अधिक होती है। और इसमें जमीन का पानी आता है। लिखें और इसमें जमीन का पानी आता है, जमीन का पानी आता है। तो देखिए इसकी गहराई क्या होगी? अधिक होगी। और इसमें क्या आता है? जमीन का पानी आता है। यानी कि बाटाडू का कुआं है ना बालोतरा में, सिवाना में। तो इसे रेगिस्तान का क्या बोलते हैं? जल महल बोलते हैं। और उसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था किसने? गुलाब सिंह ने करवाया था। तो ये बात नोट कर लीजिए। लिखिए बाटाडू का कुआं, लिखें बाटाडू का कुआं, कुआं। तो देखिए कहाँ स्थान है? सिवाना बालोतरा, बाड़मेर नहीं बालोतरा लिखेंगे। बालोतरा को रेगिस्तान का, किसका? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, जल महल कहते हैं। तो बाटाडू का कुआं सिवाना बालोतरा, तो इसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जल महल बोलते हैं, जिसका निर्माण रावल गुलाब सिंह ने करवाया। तो लिखे जिसका निर्माण, जिसका निर्माण रावल गुलाब सिंह ने करवाया, गुलाब सिंह ने करवाया। तो देखिए कुआं, तो इसकी तो क्या होगी? गहराई अधिक होगी। और इसमें जमीन का पानी आता है। तो बाटाडू का कुआं सिवाना बालोतरा को रेगिस्तान का क्या बोलते हैं? जल महल कहते हैं, जिसका निर्माण रावल गुलाब सिंह ने करवाया। जिसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण तो करवाया रावल गुलाब सिंह ने। किसका? बाटाडू का कुआं सिवाना बालोतरा का। तो अब बात करेंगे हम प्रसिद्ध बावड़ियों की। तो सबसे पहले लिखेंगे चांद बावड़ी स्थान है उसका आभानेरी। और जो आभानेरी स्थान है वो कहाँ पड़ता है? दौसा में पड़ता है। तो लिखेंगे बावड़ियां,
तो लिखें कौन सी बावड़ी लिखेंगे, कौन सी बावड़ी, चांद बावड़ी। तो लिखें चांद बावड़ी, स्थान लिख लीजिए आभानेरी। तो सर चांद बावड़ी कहाँ पर है, जोधपुर में भी है। तो लिखें पहले चांद बावड़ी आभानेरी, चांद बावड़ी स्थान लिखें आभानेरी। एक बात बताओ, अगर ऑप्शन में आ जाए चांद बावड़ी कहाँ है, एक आभानेरी अलग ऑप्शन हो, दो सा अलग हो, तो कहाँ लिखोगे, क्या आएगा, आभानेरी आएगा, क्योंकि स्थान कौन सा है, आभानेरी। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, चंद ने करवाया था। कौन था शासक, चंद ने करवाया था, और 8वीं सदी में करवाया था। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है, सबसे गहरी बावड़ी। एक तो है अंधेरी द्वार है ये, और एक क्या है, उजली द्वार। तो इस बावड़ी को यानी कि तिलसम बावड़ी या भूल भुलैया बावड़ी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस बावड़ी में उतरने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन्हीं के बाद उन्हीं से अंदर आया जाता है, उन्हीं से बाहर आया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, भूल भुलैया बावड़ी भी बोलते हैं। यानी कि ऊपर से देखने पर क्या, ये जो बावड़ी में टिमटिमाते तारे की तरह ये दिखाई पड़ती है, और गुजर प्रतिहार कला में बनी है। और इसके किनारे क्या है, हर्षत माता का मंदिर भी बना है। सारी की सारी बातें नोट करेंगे। 29 सितंबर 2017 को चांद बावड़ी पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। तो सारी बातें हम किस में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में। तो लिखना स्टार्ट करें, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में। लिखें यह बावड़ी, यानी कि इसका निर्माण लिख लीजिए पहले, चंद शासक। लिखें निर्माण, चंद ने, किसने, चंद ने कब करवाया, 8वीं सदी में। तो लिखिए 8वीं सदी। आगे देखिए, तो यह बावड़ी राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। लिखें यह बावड़ी, यह बावड़ी राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है, राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। तो अंधेरी एवं उजाली बावड़ी के दो प्रवेश द्वार हैं। लिख लीजिए अंधेरी एवं उजाली, यानी कि प्रवेश द्वार कौन सा है, एक तो अंधेरी, कौन सा है, अंधेरी, और उजली या उजाली, ये कौन क्या है, प्रवेश द्वार है। तो इस बावड़ी को क्या बोलते हैं, तिल्लिसम बावड़ी, और भूल भुलैया बावड़ी भी क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम है। ये बात लिखेंगे हम, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, भूल भुलैया बावड़ी क्यों है, क्योंकि उन्हें सीढ़ियों के कारण। तो लिखेंगे बात, इस बावड़ी को, लिखें इस बावड़ी को, बावड़ी को, कौन सी बावड़ी, तिल्लिसम। तो तिल्लिसम बावड़ी व भूल भुलैया बावड़ी, भूले भुलैया बावड़ी, बावड़ी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी लिखेंगे। अभी तो याद है, लेकिन बाद में कभी पढ़े तो दिमाग में सवाल आता है कि क्यों है ये भूल भुलैया बावड़ी। तो लिख लीजिए क्योंकि इस बावड़ी की सीढ़ियों से, लिखें क्योंकि इस बावड़ी की, बावड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद, सीढ़ियों से
से नीचे उतरने के बाद क्या होता है, पुनः इन सीढ़ियों से तो लिखें, सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद उन्हीं सीढ़ियों से पुनः बाहर नहीं आया जा सकता, बाहर नहीं आया जा सकता। और भी बातें हैं वो लिखेंगे इसमें, जैसे कि हम ये कोई रास्ता है और ये क्या है, सीढ़ियां हैं, तो हम नीचे की ओर जा रहे हैं, इनसे तो ऊपर भी तो इन्हीं से आ सकते हैं ना हम, लेकिन इसमें नहीं आ सकते, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, भूल भुलैया बावड़ी। तो देखिए, निर्माण चंद ने करवाया, कब करवाया, 8वीं सदी में। यह बावड़ी राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। प्रवेश द्वार है एक तो अंधेरी और एक उजाली, एक अंधेरी और एक उजाली। तो इस बावड़ी को तिल्लसम बावड़ी और भूल भुलैया बावड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इस बावड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद उन्हीं सीढ़ियों से पुनः बाहर नहीं आया जा सकता, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, इसीलिए तो इसे बोलते हैं तिल्लसम या फिर भूल भुलैया बावड़ी। आगे लिखें, इसी में लिखना है आगे, तो लिखें नेक्स्ट, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में ही लिख रहे हैं। तो लिखिए, यह बावड़ी गुर्जर प्रतिहार कला में बनी है। लिखें, यह गुर्जर प्रतिहार कला में बनी है। गुर्जर प्रतिहार कला में बनी है। तो गुर्जर प्रतिहार कला में बनी है, जिसके किनारे हर्षत माता का मंदिर है। हर्षत माता का मंदिर है। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार कला में बनी है, इसके किनारे क्या है, हर्षत माता का मंदिर है। कौन सा मंदिर है, हर्षत माता का मंदिर है। तो यह बावड़ी कितनी 19.5 मीटर क्या है, गहरी है। तो लिख लीजिए, यह बावड़ी 19.5 मीटर, लिखे मीटर गहरी है। बावड़ी में सीढ़ियां कितनी हैं, तो लिखे बावड़ी में 3500, कितनी 3500, 3500 सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां हैं 3500 सीढ़ियां हैं। तो इस बावड़ी के किनारे हर्षित माता का मंदिर भी है। 29 सितंबर 2017 ईस्वी को, लिखे 29 सितंबर 2017 में चांद बावड़ी पर 5 रुपए का डाक टिकट, पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, तो देखिए, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा, तो यह गुर्जर प्रतिहार कला में बनी है। किस कला में बनी है, गुर्जर प्रतिहार कला में बनी है, जिसके किनारे क्या है, हर्षत माता का मंदिर है। तो यह बावड़ी 19.5 मीटर क्या है, गहरी है, और बावड़ी में 3500 सीढ़ियां हैं। 29 सितंबर 2017 में चांद बावड़ी पर कितने रुपए का, 5 रुपए का, कितने रुपए का, 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। आगे लिखे, चांद बावड़ी जोधपुर। मोस्ट तो यही है दौसा वाली, लेकिन लिख लो, उसमें भी 1-2 बात विशेष है, वो लिख लेंगे हम। तो लिखे चांद बावड़ी जोधपुर, लिखें
चांद बावड़ी, स्थान जोधपुर। तो लिखिए चांद बावड़ी जोधपुर। तो इस बावड़ी का निर्माण किसने? राव जोधा की रानी चांद कंवर जो थी उन्होंने करवाया, और चांद कंवर सोहनगरा चौहान की वंश की थी, जिस कारण बावड़ी को क्या बोलते हैं? चौहान बावड़ी भी इसका उपनाम है। तो वो इसीलिए बोलते हैं कि जो चांद कंवर थी वो सोहनगरा चौहान वंश की थी। तो लिख लीजिए इस बावड़ी का निर्माण, चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण किसने? राव जोधा की रानी चांद कंवर ने। लिखे राव जोधा की रानी, राव जोधा की रानी चांद कंवर ने, राव जोधा की रानी चांद कंवर ने। तो चांद कंवर को क्या बोलते हैं? सोनगरा वंश की थी, जिस कारण इसका उपनाम क्या है? चौहान बावड़ी। सिर्फ उपनाम लिख लीजिए, चौहान बावड़ी। उपनाम या अन्य नाम तो क्या आएगा? चौहान बावड़ी। तो देखिए निर्माण किसने करवाया? राव जोधा की रानी चांद कंवर ने, और उपनाम है चौहान बावड़ी। उपनाम क्या है? चौहान बावड़ी। तो चांद बावड़ी जोधपुर, निर्माण है राव जोधा की रानी चांद कंवर ने, और उपनाम है चौहान बावड़ी। आगे लिखे नौलखा बावड़ी, लिख लीजिए नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी का स्थान कहाँ है? डूंगरपुर। तो लिखे नौलखा बावड़ी डूंगरपुर। तो इस बावड़ी का निर्माण 1602 में आसकर्ण की पत्नी ताराबाई जो थी, यह प्रेमल देवी भी उनका नाम था, तो उन्होंने करवाया। तो इसका शिल्पी कौन था? लीलाधर था। ये बात नोट करेंगे। तो लिखें नौलखा बावड़ी हो गई डूंगरपुर। तो इस बावड़ी का निर्माण लिख लीजिए, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में निर्माण लिखें। आसकरण की पत्नी लिखें, आसकरण की पत्नी कौन है? ताराबाई। लिखें ताराबाई या प्रिमल देवी, प्रिमल देवी ने। तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, निर्माण है आसकरण की पत्नी ताराबाई या प्रिमल देवी ने करवाया। तो इस बावड़ी का शिल्पी कौन था? लीलाधर। तो लिखे शिल्पी, शिल्पी में क्या लिखेंगे? लीलाधर, लीलाधर। तो शिल्पी आसकरण की पत्नी ताराबाई या प्रिमल देवी ने तो इसका निर्माण करवाया, और शिल्पी कौन है? लीलाधर। कौन शिल्पी? लीलाधर। आगे लिखें, लिखिए मेड़तनी की बावड़ी, ये झुंझुनू में है। मेड़तनी की बावड़ी, इसका स्थान है झुंझुनू। तो लिखे झुंझुनू। मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू। तो देखिए मेड़तनी की रानी बावड़ी किसने? झुंझुनू। निर्माण किसने? तो इस बावड़ी का निर्माण जो है वो बख्त कंवर ने 18वीं सदी में अपने पति शार्दुल सिंह की याद में करवाया। तो लिखेंगे, लिखिए इस बावड़ी का निर्माण, स्थान इसका झुंझुनू है। निर्माण देखिए बख्त कंवर, कौन है? बख्त कंवर ने। किसने? बख्त कंवर ने। कब? 18वीं सदी में अपने पति शार्दुल सिंह की याद में करवाया। तो लिखिए शार्दुल सिंह की स्मृति में करवाया, स्मृति में करवाया। तो देखिए मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू, निर्माण है बखत सिंह ने, बख्त कंवर ने 18वीं सदी में अपने पति शार्दुल सिंह की स्मृति में
करवाया। आगे लिखे चमना बावड़ी शाहपुरा, तो वो लिख लीजिए चमना बावड़ी। लिखे नाम चमना बावड़ी शाहपुरा। चमना बावड़ी, स्थान का नाम है शाहपुरा। इसमें एक दो विशेषता है वो लिख लेते हैं चमना बावड़ी में। तो देखिए बावड़ी का निर्माण है 1858 में और उमेद सिंह की वेश्या चमना के कहने पर करवाया था और ये 3 मंजिला बावड़ी है। लिख लीजिए निर्माण। निर्माण 1858 में ईस्वी, 1858 ईस्वी और उमेद सिंह ने। क्लियर इतनी बात। आगे देखे थे कितनी मंजिला है, 3 मंजिला है। लिखें यह 3 मंजिला है, 3 मंजिला है। ऐसी इतनी बातें नोट करनी इसमें। आगे लिखेंगे चमना बावड़ी हो गई शाहपुरा, स्थान कौन सा है शाहपुरा। निर्माण 1858 में उमेद सिंह ने और ये कितनी मंजिला है 3 मंजिला है। आगे लिखे लवाण की बावड़ी, लवाण बावड़ी बोलते हैं और एक नाम और है इसका डाकनिया बावड़ी। स्थान ही लिखना है इसका बावड़ी, तो इसका स्थान लिख लीजिए दौसा। आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए लवाण या डाकनिया की बावड़ी स्थान कहाँ है, दौसा, स्थान है दौसा। थैंक यू सो मच।